वेलकम वेलकम वेलकम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं का बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज योर मोस्ट फेवरेट बुकवर्म विकास मनोथ प्रेजेंटिंग टू यू रिटन इन द स्टार्स बाय आयशा सईद। तो दोस्तों, पिछले 3-4 हफ्तों से हम ये नावल सुनते आ रहे हैं और कई लोगों ने मुझे कहा है कि ये जो नावल है उन्हें बहुत पसंद आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड भी आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिटन इन द स्टार्स बाय आयशा सईद। हाँ अमीन, उसका नाम सैफ है, मेरे साथ पढ़ता है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। इसका मतलब तुम पे जोर जबरदस्ती करके मुझसे शादी करवाई गई। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? मुझे लगा कि कहीं अमीन मुझसे कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। क्या वो सच में मेरे पिंजरे की चाबी मुझे दे देगा और आज़ाद कर देगा, और या फिर वो ये भाप रहा है कि मेरे भागने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा है। एक पल के लिए मैं सोची, मगर फिर तुरंत मैंने मुंह खोल के कहा, यस, मैं जाना चाहूँगी। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा, मगर हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते? मैंने पूछा। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी बस यहाँ से। ये कहना बहुत आसान है नाइला, मगर यहाँ के पूरे गांवों में तुम्हारे चाचा का दबदबा है, और तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से चली गई तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे चाचा हालांकि बुरे इंसान है, मगर इतने गंदे भी नहीं कि वो मुझे मार डालें, और फिर मेरे अब्बू थोड़ी ना मुझे मारने देंगे। हाँ, वो अब्बू ही तो तुम्हें छोड़ के चले गए, उनकी बात मत करो। ये अगर 4-5 साल पहले की बात होती तो शायद मैं तुम्हें जाने देता, कह देता जाओ, आज़ाद हो तुम। अब मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है नाइला। चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। इसमें हम दोनों परिवार का नाम शामिल है, इज्जत शामिल है। तुम्हारे परिवार की इज्जत जाएगी, मेरे परिवार की भी इज्जत जाएगी, और मेरी बहन की शादी जो ऑलरेडी एक बार पहले रुक चुकी है वो कभी हो ही नहीं पाएगी। ये शादी निकाह जो भी है, ये ना मौसम की तरह होते हैं। हम इन्हें कभी भी बदल नहीं सकते। शायद हमारे पैदा होने से पहले ये लिखा था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये कहते हुए अमीन वहाँ से उठ के चले गए, और उन्हीं के साथ मेरी सारी उम्मीदें। थोड़े दिन के बाद हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहे थे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी लाइफ अब यहीं गुजरेगी, और मैंने अपने अतीत को भुलाने की पूरी कोशिश की। 2-3 महीने गुजर गए थे, और एक दिन मैं बैठी टीवी के सामने कुछ सोच रही थी। अमीन मेरे पास बैठे हुए थे, और फैज़ा एकदम टीवी में कंसंट्रेट कर रही थी। नज़ीम अमीन की पैंट के ऊपर कुछ सिलाई कर रही थी। मैं वहाँ पे बैठी थी, मगर मेरा दिमाग कहीं और था। उस दिन जो हुआ वो मैंने सोचा नहीं था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा कभी हो भी सकता है। रोज़ की तरह उस दिन भी हम लोग मार्केट गए। मैं, फैज़ा और ज़ैना को हम लोग हमेशा साथ में लेके जाते थे। जब फैज़ा घर की चीज़ों की शॉपिंग करती, मैं ज़ैना को अपने पास रख के उसको कुछ कहानियाँ सुनाती, खिलाती, कुछ भी। मगर उस दिन ज़ैना मेरी गोद में से नीचे उतर के यहाँ वहाँ भागने लगी, और मैं उसके पीछे पीछे भागती हुई एक कॉर्नर में गई। और वहाँ पे जो मैंने देखा, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मगर जब मुड़ के देखा वहाँ कोई नहीं था। जनरली यहाँ पाकिस्तान में मर्द अक्सर औरतों को घूर घूर के देखते थे, मगर
मैं थोड़े दिन के बाद अकस्टम हो गई और मैंने अपनी नज़रें झुका के चलना सीख लिया था। मगर पता नहीं आज मैंने भी वापस उस तरफ देखने की कोशिश की, न जाने क्यों। और जब जैना मेरे पास वापस आई तो उसके हाथ में एक आधी खाई हुई एप्पल थी और वो मेरी गोद में आने के लिए मेरी कमीज पकड़ के खींच रही थी। और जैसे ही मैं उसको उठा के सीधी हुई, खड़ी हुई, मैंने देखा और मैं शॉक रह गई। एक आदमी कैप पहने हुए क्रीम कलर की शेरवानी में मुझे देख रहा था और वो कोई आदमी नहीं, वो सैफ था। जब तक मैं कुछ समझ पाती वो वहाँ से गायब था। और फैज़ा मेरे पास आई और उसने पूछा, क्या हुआ नाइला, तुम इतनी परेशान क्यों नहीं लग रही हो। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उसके साथ घर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सैफ ने मेरा पता कैसे जाना। मैंने ख़त में जब उसे फेयरवेल कहा था तब अपना एड्रेस कुछ बताया नहीं था, मगर फिर भी वो कैसे भी मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव तक आ गया। मुझे समझ में नहीं आया था मुझे खुश होना इस बात से या मुझे डरना है। और उस दिन रात को सोने से पहले मैं ये पक्का कर लेना चाहती थी कि वो सच में ही सैफ था या मेरा इमेजिनेशन मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो मैं फैसा के पास गई, मगर फैसा वहाँ पे नहीं थी। तो अगले दिन सुबह फैज़ा जब मुझे मिली घर में तो मैंने कहा, देखो फैज़ा, हमें मार्केट जाना है। मार्केट? मगर कल ही तो जाके आए हम। हाँ, मगर घर में चावल नहीं है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई। मगर मुझे पता था कि घर पे बहुत चावल थे, मगर किसी ने भी कोई भी जब उठा ही नहीं था, तब मैंने चावल की एक बहुत बड़ी बैग को डस्टबिन में खाली कर दिया और मैंने उसे दिखाया, देखो ये चावल की बैग ये खाली है और चावल नहीं रहेंगे तो सबा खामखा बखेड़ा खड़ी कर देगी। तो चलो चलते हैं। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, थैंक्स सो मच नाइला। ये कहते हुए मैं, जैना और फैज़ा वापस बाज़ार गए और तब मैंने उसी बाज़ार में वहाँ पे सैफ को देखा और उसे जब मैंने बात करनी चाही तो वहाँ मैंने देखा कि पीछे से फैज़ा मुझे आवाज़ लगा रही थी। तो मैंने फटाफट उसकी आवाज़ या उसके कॉल को आंसर करते हुए उसके पास गई और मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं फटाफट बाहर निकल के खड़ी हो गई और जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा सैफ भी बाहर निकल के आ गया, मगर मैं उससे बात कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पीछे पीछे फटाफट फैज़ा भी आ गई और वो घर के लिए चलने को टर्न हो रही थी, मगर मेरे पैर जैसे पत्थर के बने हों वहाँ से हट ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से अपने कदमों को खींचते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई। और 2-3 दिन के बाद हम लोग वापस मार्केट जाने का सोच रहे थे और मैं उन 2-3 दिन को कैसे गुजारूंगी ये सोच के ही घबरा रही थी। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कंटिन्यू रहेगी रिटन इन द स्टार्स। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं।
जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों। सुबह सुबह ही मैं जल्दी उठ गई और सैफ के लिए एक छोटा सा मैसेज मैंने लिख के वो पर्ची अपनी मुट्ठी में रख ली। और जब हम सुपरमार्केट पहुंचे तो वहाँ पे हमेशा की तरह ज़ैना इधर उधर भागने लगी और वो एक कोने में पड़े एक शेल्फ की ओर गई जहाँ आम के अचार के बहुत सारे डब्बे पड़े हुए थे। और मैं उसे पकड़ने के लिए वहाँ गई तो मैंने सैफ को अपने बहुत ही करीब खड़े हुए देखा। नाइला, उसकी इस पुकार को, इस आवाज़ को सुनने के लिए मेरे कान जैसे तरस से गए थे। मेरा बहुत जी कर रहा था कि मैं उसे छू के देख लूं ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि मैं सपना नहीं हकीकत में हूं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरे पास खड़े होके एक चिली फ्लेक्स की बोतल को बड़े गौर से देख रहा था जैसे वो कोई सोने की मोहर हो। और फिर इससे पहले कि फैज़ा आ जाती मैंने फटाफट अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी में जो पर्ची थी उसे सैफ को दे दी और हम लोग घर को चले आए। उस दिन शाम को जब हम लोग बैठे टीवी देख रहे थे तो अचानक नजीम ने मुझसे पूछा, नाइला क्या हुआ? मैं देख रही हूँ पिछले 10 मिनट से तुम उस खिड़की की ओर ही देख रही हो, क्या बात है? मैं उन्हें कैसे बताती कि मैंने पर्ची में सैफ को मैसेज भेजा था कि वो आज रात हमारे घर के पीछे जो कुआं है वेल उसके पास मुझे आके मिले। मैं नजीम से ये कैसे कहती कि मैं बस सबके सोने का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं पीछे जाके कुएं के पास सैफ से मिल सकूँ। तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर नजीम ने कहा, तुम्हारी अम्मी ने फ़ोन किया था जब तुम नहा रही थी। फिर अमीन ने कहा, एक्चुअली तुम्हारी अम्मी पिछले दो तीन दिन से तुम्हें फ़ोन कर रही हैं और कल भी मैंने कहा था कि तुम स्नान कर रही हो। और उनकी आवाज़ में वो दर्द मुझे पता चल रहा था। उन्हें पता चल रहा था कि तुम उन्हें इग्नोर कर रही हो। तो ठीक है ना, पता चलना ही चाहिए। उन्हें अब क्या पड़ी है मेरी? नाइला, ऐसा नहीं कहते। हम अपने माँ बाप को चुन नहीं सकते। हमें 2 ही पेरेंट्स देता है ऊपर वाला और मैंने तो एक को खो दिया है। तो हमेशा जब वो हैं तब उनकी कदर हमें पता नहीं चलती, मगर उनके जाने के बाद उनकी बहुत याद आती है। तो जब तक है उनका ख्याल रखो। वो धीरे धीरे बोल रहे थे और फिर मैं उठ गई। कहाँ जा रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। और जब मैं किचन के पास गई मैंने पानी पीने के बजाय पास में रहे अपने बेडरूम का डोर खोल के अंदर चली गई। मुझे दरअसल अपना मुंह थोड़ा धोना था, अपनी आंखों पे थोड़ा पानी डाल के धोने थे क्योंकि मुझे खुद को बहुत टायर्ड महसूस हो रहा था। मैं बाथरूम के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोल ही रही थी कि मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला और फैज़ा अंदर आ गई। सुनो, कल सुबह जल्दी मार्केट जाना है, ठीक है? मैंने कहा क्यों? कल फ्रेश सब्जियां और गोश्त आएगा तो हमें लेने के लिए जाना है। ठीक है। अरे मगर क्या हुआ तुम्हें, डल क्यों? उसने मेरे पास आके मेरे माथे पे हाथ रख के कहा,
नहीं, मगर बुखार तो नहीं है तुम्हें। मगर मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत टायर्ड सी रहती हो, तुम ठीक से खाना भी नहीं खाती। और फिर अचानक उसने कहा, मुझे पता चल गया। तुम्हें क्या पता चल गया फैजा? एक्चुअली ना, शादी के थोड़े दिन बाद मुझे भी अचानक ऐसे ही कुछ हुआ था। मुझे समझ आ गया, तुम एक कल परसों उल्टियां कर रही थी और किचन से कभी कभी कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है तो तुम तुरंत बाहर जाके बैठ जाती हो। हाँ, खुशखबरी है ना? ऐसी कोई बात नहीं है फैजा, वो तो ऐसा ही है, तुम ऐसे ही कुछ बोल रही हो। फैजा बाहर चली गई और फिर मैं दरवाज़ा बंद करके अब सीरियसली सोचने लगी, क्योंकि मैंने भी इस बात को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया था। मुझे भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि अमीन ने उस एक रात के अलावा मुझे कभी भी छुआ नहीं, फिर भी मुझे पता चल रहा था, कुछ कुछ आसार मुझे भी लग रहे थे, मगर न जाने क्यों मैं सच्चाई से मुंह मोड़ के भागना चाहती थी। और अब सैफ आ गया है, मुझे पता नहीं मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूंगी। और कुछ ही घंटों में सब लोग एक के बाद एक सोने चले गए और सब के सोने के बाद मैं धीरे से पीछे कुएं के पास गई और वहाँ सैफ मेरा इंतज़ार कर रहा था। नाइला, वो मेरा हाथ पकड़ना चाह रहा था, मगर मैंने अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उसका हाथ पकड़ने के बाद उसे छोड़ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि उसको देखते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल पे जो असर कर रहा था उसको ही मैं संभाल नहीं पा रही थी। तो फिर उसके स्पर्श को पता नहीं मैं कैसे नेग्लेक्ट कर पाती। और फिर, सैफ, तुम पाकिस्तान कैसे आए? एक्चुअली ना, तुमने मुझे लेटर दिया था, भूल जाने के लिए कहा था, मगर तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो नाइला, यू नो मी बेटर दैन दैट। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे किसी भी खत को एक फाइनल फेयरवेल की तरह लेके तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे घर पे गया, घंटों वहाँ बैठा रहता था, रोज़ वहाँ जाके उन लोगों को गालियाँ देता था कि उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी, और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलना ही छोड़ दिया। और फिर एक दिन तुम्हारा भाई इमरान जैसे तैसे खिड़की के बाहर निकल के रात को मुझे हेल्प करने के लिए कहा था। उसने मुझे तुम्हारा एड्रेस एक चिट्ठी पे लिख के दिया। मगर तुम अकेले कैसे आ गए? मैं अकेला नहीं आया नायला, मेरे साथ मेरे अब्बू भी आए। जैसे ही हमें तुम्हारा पता मिला, हम लोग फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ गए और हम लोग पास वाले गांव में वहाँ के नंबरदार को बड़ी रकम दे के वहाँ पे छुपे हुए हैं। वो हमारा राज या हमारा पता किसी को बताएगा नहीं। सैफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मगर क्या हुआ? मगर क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती नाइला? क्या तुम्हारे दिल में और किसी के लिए? सैफ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये कहते हुए मैं थोड़ा सा रोने लगी और उसने बेहद करीब आके अपने होठों को मेरे होठों पे लॉक कर लिया और मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी के सबसे हसीन पलों को जी रही हूँ। और तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ और मुझे लगा कि अगर मैं सैफ को सच्चाई बताऊंगी तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैं उसकी प्यार भरी नज़रों को और उसके चेहरे को एक आखिरी बार देख के अपने मन में उतार लेना चाहती थी, मगर उससे आगे मैं उसके साथ फरेब नहीं कर सकती थी। तो मैंने उससे कहा, सैफ, चीज़ें अब बदल चुकी हैं सैफ, यू नो आई एम प्रेग्नेंट। मुझे लगा उसका चेहरा बदलेगा, मगर तुरंत उसने आके मुझे
अपने सीने से लगा लिया। सैफ, शायद तुमने सुना नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो क्या हुआ? क्या उससे कुछ बदलेगा हमारे रिश्ते में? क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो सब कुछ छोड़ के? हाँ तो फिर बस चलो। अभी नहीं। अरे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी ऑलमोस्ट सुबह अजान का वक्त हो चुका है, मुझे बल्कि बहुत जल्दी अंदर जाना पड़ेगा, और किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी कोई भी रकम कितनी भी बड़ी चाहे क्यों ना हो, मेरे चाचा से बड़ी नहीं हो सकती, और उनके गुस्से को कोई भी यहाँ पे सह नहीं पाएगा, तो कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहेगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती। मगर हाँ, इस फ्राइडे को एक दावत पे हम सब लोग जा रहे हैं, तो मैं बीमारी का बहाना करके घर पे रह जाऊंगी। उन सब के बाहर जाने के बाद मैं भी निकल के आ जाऊंगी और हम बच के निकल सकते हैं। तो ये था हमारा प्लान, और फिर मैं फटाफट अंदर आ गई। दोस्तों, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगी रिटर्न इन द स्टार्स। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है शिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये शिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। Welcome back. We are reading Written in the Stars by Aisha Saeed. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उस बात के 2-3 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह किचन में चाय बना रही थी और अचानक फैज़ा के रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो फैज़ा रो रही थी और ज़ैना बिस्तर पे लेटी हुई थी, और मुझे फैज़ा ने बताया कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है और उसे बुखार हो रहा है और उसके शरीर पे कुछ रैशेस भी बन रहे थे। शोर शराबा सुन के सबा आई। उसे अपनी नींद डिस्टर्ब होने का गम ज़्यादा और बच्ची की तबीयत की परवाह कम लगी, और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं जाके मेडिकल स्टोर से टाइलेनॉल लेके आऊं बच्ची के लिए। तो मैं फटाफट वहाँ से निकली और मेडिकल शॉप गई। वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा दुकानदार दवाइयाँ बेच रहा था, और जब मैंने दवाई का नाम बोला और पैसे काउंटर पे रखे तो फटाफट उसने दवाई दी और मैं वहाँ से निकल गई। अब मैंने सोचा कि घर में पैदल जाऊंगी तो 15-20 मिनट लगेंगे, तो इससे अच्छा कोई टोंगा या रिक्शा कुछ कर लिया जाए। तभी एक तांगे वाला वहाँ पे था, तो मैंने उसको हायर किया
और उसमें बैठ गई। हम लोग ट्रैवल कर ही रहे थे कि अचानक तोंगा पे कुछ हरकत हुई। वो थोड़ा हिलने लगा और तोंगा वाला बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मैंने मुड़ के अपनी दाहिनी ओर देखा तो कोई आदमी तोंगा के अंदर कूद के मेरे बगल में आके बैठ गया और मैंने तुरंत ये रियलाइज़ किया कि वो कोई आदमी नहीं था बल्कि सैफ था। ये क्या कर रहे हो मियाँ? उसने कहा। सैफ ने कहा माफ़ कीजिए और उसने अपने पॉकेट से कुछ रुपए के नोट दिए। कहाँ जाना है? बस आप चलो, थोड़ी देर में मैं खुद उतर जाऊंगा, सैफ ने कहा। तांगे वाले ने मेरी ओर देखते हुए, क्या यह ठीक है मोहतरमा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मैंने कहा नहीं नहीं चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सैफ, मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो? यह अमेरिका नहीं है जहां बाहों में बाहें डाल के घूम सकते हैं। किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नाइला, आई एम सॉरी, मुझे समझ में आ रहा है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तुम मुझे आज शाम को, आज रात को मिलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट मिस। ठीक है, मैंने कहा और अगले ही क्षण वो तांगे से नीचे कूद के कहीं गायब हो गया। और मैंने जल्दी से घर जाके फैज़ा को दवाई दी, फिर उसे जैना को पिला दी गई और सब कुछ नॉर्मल सा चलने लगा। और उस दिन रात को मैं घर से पीछे की दरवाजे की ओर गई और बाहर निकल के वेल के पास सैफ से मिलने गई, जहां वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे मन में ये चल रहा था कि फ्राइडे आने के अब बस 2 ही दिन हैं। आज बुधवार था, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या जल्दी आ गई सैफ को कि मुझसे मिलने आना पड़ा। नाइला, उसने कहा, तुम पागल हो क्या सैफ? ये क्या है? क्यों मुझसे मिलना चाहते थे अभी? देखो नाइला, सॉरी, मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग फ्राइडे को निकलेंगे, मगर बात कुछ ऐसी है कि हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। लोग सवाल पूछने लगे हैं नाइला। पहले लोग हमें क्यूरियोसिटी की नज़रिए से देखते थे, अब लोग थोड़ा शक करने लगे हैं। उनको लगता है हम कौन है, क्या मकसद से यहाँ आए हैं, क्या करने वाले हैं। और हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो भी पहले पैसा लेके चुपचाप बैठ गया था, मगर आज उसने भी मेरे अब्बू से पूछ लिया कि हम लोग वापस कब जाएंगे। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा नैला, तो लेट अस नॉट वेट टिल फ्राइडे, हम कल ही चल जाते। कल? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैं दूसरी बार मैं उनकी चुंगल में फंसना नहीं चाहती। तुम समझो सैफ, इस बार मेरे चाचा ने पकड़ लिया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी और तुम्हें भी। तो इसलिए तुम जैसे तैसे हो सके 2 दिन निकाल लो, शायद घर से ज़्यादा बाहर ना निकलो तो अच्छा होगा। सैफ ने काफ़ी सोचा और उसके बाद सहमति में सर हिलाते हुए वो वहाँ से निकल गया। दूसरा दिन नॉर्मल चल रहा था और खाने के बाद उस दिन खाने में पुलाव और शामी कबाब थे। मुझे मगर भूख नहीं थी। जैसे तैसे मैंने खाना ख़त्म किया और किचन में प्लेट्स वॉश कर रही थी, तभी सबा अंदर आई। मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुझे घूर रही थी। मुझे लगा कि इस बार मैंने क्या किया। उसने पूछा, भाभी तुम्हें मेडिकल शॉप ढूंढने में कल मुश्किल हुई थी क्या? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, मुझे लगा, मैंने सुना कि तुम्हें दुकान नहीं मिली, फिर किसी ने तांगे में तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें कुछ हेल्प की। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना सबा, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती, मुझे पता है सब कुछ। तुम्हें क्या पता है? मैंने पूछा। मुझे पता है, और हाँ,
ये मत समझना कि मैं चुप रहूंगी, मैं सबको बता दूंगी। और वो वहां से चलती बनी। उतने में ही फैज़ा मेरे पास आई। नाहिला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं फैज़ा के रूम के अंदर गई और उसने मुझसे कहा जो भी सबा ने मुझसे कहा, और फिर फैज़ा ने यह भी कहा कि देखो, सबा को लगता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, मगर मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है इन सब चीज़ों के लिए। मगर सबा कह रही थी कि एक जो फिरंगी है वो तुम्हें देखता रहता है, घूरता रहता है, इस घर के इर्द गिर्द घूमता है, और तुम्हारा और उसका कुछ चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ना नाहिला? सबा ऐसा कह रही थी। उसने पहले भी मेरे पर चोरी का इल्जाम लगाया था। हाँ पता है, मगर ये तो सच नहीं है ना। उस चोरी के इल्जाम की तरह ये भी झूठा ही है ना। बोलो नाहिला। मुझे लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। मुझे लगा कि मुझे फैज़ा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के उसे पूरी सच्चाई बता दी। ये सुन के फैज़ा ने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया। अमीन कल आ जाएंगे फैज़ा, मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। और फिर क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें दुआ दे के, तुम्हें फेयरवेल पार्टी दे के यहाँ से भेजेंगे? अरे तुम उनकी बहन नहीं, बेटी नहीं हो, तुम उनकी पत्नी हो। और तुम्हें लगता है कि वो ये बात उनको बताने से वो तुम्हें यहाँ से खुशी खुशी अलविदा कह के भेजेंगे? अरे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है नाइला कि क्या होगा अगर ये बात पता चली तो। और लोगों को अभी कुछ पता नहीं है। और फिर नजीम को अगर पता चल गया कि मुझे भी तुम्हारे इस चीज़ के बारे में पता था और मैंने किसी से कहा भी नहीं, तो मेरे ऊपर भी सब लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से चलती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये क्या कि वो वहाँ से निकल गई। और उस दिन मैं रात को करवट लेके लेटी रही। अगली सुबह हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, और अचानक कार का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ और मैंने देखा अमीन आ गए थे। उस दिन हम दोनों को बात करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं। कुछ गेस्ट आ गए और जैसे तैसे आधा दिन निकल गया। मुझे बस और आधा दिन निकलने का इंतज़ार था। बस वो निकल जाए तो मैं उस दिन शाम को सैफ के साथ अपने प्लान के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ के निकल सकती हूँ। मगर कुछ अलग ही मंजूर था किस्मत को। मैं दोपहर को किचन के अंदर कुछ काम कर रही थी तो मुझे ज़ोर ज़ोर से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस घर में अमीन के सिवा और कोई मर्द नहीं है, मगर अमीन कभी चिल्लाते नहीं है किसी पे। मैंने जाके देखा तो मुझे बगल वाले कमरे से अमीन की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तुम लोग सब पागल हो गए हो। जब से नाइला आई है तुम सब उसके पीछे पड़े हो। अम्मी और सबा, तुम दोनों को वो शुरू से अच्छी नहीं लगती। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? सबा ने कहा। क्या जादू कर दिया? इनफ। तुम लोग जो भी कुछ बोलते ही जा रहे हो। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। सब लोग बातें कर रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है, जगहसाई हो रही है। कहने दो, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को तो बस एक छोटा सा बहाना मिलना चाहिए नाइला के बारे में कुछ कहने के लिए। और अचानक वहां से सबा निकली और उसने मुझे देखा। ये लो महारानी आ गई, इसी से पूछ लो। अमीन ने मुझे देखा और देखते ही उनकी आंखों का जो गुस्सा वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। आई एम सॉरी नाइला, ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं।
अच्छा, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता है? सबा ने पूछा। नाइला? हाँ अमीन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर जो ये लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आओ हम अपने अपने कमरे में जाके प्राइवेट बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। जो ये लोग बोल रहे हैं वो सब सच नहीं है, ये एक गलतफहमी है। बस अब कोई प्राइवेट बात का मौका नहीं रहा, नजीम ने कहा। और अमीन ने भी उस बात को प्रोटेस्ट नहीं किया। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पार। जारी रहेगी रिटर्न इन द स्टार्स। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। हाय, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। प्रेग्नेंट हो नाइला? हाँ अमीन, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं। कैसे? अमीन, तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो? कोई और करता तो भी समझ में आता। देखो देखो, एक तो गलती और ऊपर से कैसे बात कर रही है तुमसे, नजीम ने कहा। चलो फैजा, उसके चाचा को फोन करो और अभी कभी यहां पे बुलाओ। अम्मी, फैजा, तुमसे जैसा कहा गया वैसा करो, जाओ। सबा, उसका सारा सामान लाओ, बाहर निकालो सारा सामान। उन्होंने मेरा सामान निकाला। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी नहीं रहना, तुम लोगों को मुझे रखना नहीं है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं अपना सामान लेके खुद निकल जाती हूँ। अच्छा, इतनी आसानी से तुम्हें जाने देंगे, ये तुमने कैसे सोच लिया? सबा ने कहा। तुम जाओगी, मगर हमारी शर्तों पे। हम पूरे गांव को दिखाएंगे कि हमने तुझ जैसी बच्चलन को इस घर से निकाला है। ये कहते हुए नसीम ने मुझे जोर से घर के बाहर धक्का दिया और सबा ने मेरी सूटकेस को बाहर फेंका और मेरी सूटकेस खुल गई और मेरे सारे कपड़े सड़क पे बिखर गए। और जब मुझे धक्का देके नसीम ने बाहर निकाला, मैं स्टेप से नीचे गिर पड़ी और मुझे उठने का मौका तक नहीं दिया। और नसीम मुझे गालियां देती हुई लातें मार रही थी। मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मुझे लगा कि कोई रोकेगा, मगर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और कुछ औरतें तो मेरे हाथ की चाय पी के मेरी तारीफें भी करके गई हुई थी।
मगर किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो नसीम को या सबा को रोक सकें। और थोड़ी देर के बाद मुझे दर्द भी महसूस होना बंद हो गया था। मैंने अपने अमेरिका वाले फ्लोरिडा वाले घर को सोच रही थी, याद किया, मेरे बेड को याद किया। मैंने इमरान के बारे में सोचा, सैफ के बारे में सोचा, उसके कोमल होठों के बारे में सोचा, और वो होठ जब मेरे होठ से टकराते थे तो उस फीलिंग के बारे में सोचा। और फिर सब कुछ शांत, खामोश। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या। मैं इंतजार कर रही थी कि एक और लात मेरे ऊपर बरसेगी, मगर नहीं। तभी अचानक अमीन जोर से बोले, ये कौन है? यही है क्या वो लड़का? ये क्या के वो भागने लगा। मैंने सर उठा के अचानक देखा तो वहां पे सैफ खड़ा था। पता नहीं मेरे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ कहां से आई। मैं फटाक से उठी और अमीन सैफ को धक्का देके नीचे गिरा रहा था, और एक आवाज जोर से, बस स्टॉप इट। मैंने रियलाइज किया कि वो और किसी की नहीं बल्कि मेरी खुद की आवाज थी। मेरी आवाज सुनते ही अमीन रुक गया। क्या करना क्या चाहते हो तुम? हैं? क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता है कि हमारी शादी एक धोखे से हुई है। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते अमीन। तुम किसी और से शादी करके खुश रह सकते हो, और मुझे ऐसा रख के तुम क्या पाओगे? और या फिर तुम्हारा ये इरादा है कि मेरे चाचा को बुला दो और जो काम तुम लोगों ने शुरू किया है वो आके खत्म कर दे। इसे तुम्हें क्या मिलेगा ये बताओ। ये सुनते ही अमीन का पूरा गुस्सा मानो ठंडे पानी में जैसे पूरा ठंडा हो जाता हो वैसे हो गया। और फिर मैंने सैफ को उठाया और हम लोग खड़े हुए ही थे कि वहां पे एक कार आके खड़ी हुई, और कार में से सैफ के पिता निकले और उन्होंने कहा, कम ऑन लेट्स गो। और सैफ मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे ठीक से खड़े होने में मदद कर रहा था, और हम लोग कार की ओर एक दो कदम बढ़ा ही रहे थे कि सबा बोली, ये क्या कर रहे हैं? हैं? इतनी आसानी से तुम दोनों यहां से निकल जाओगे? नसीम ने कहा, देखती हूं कैसे निकलते हो। और वो मुझे और सैफ को मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि अमीन ने कहा, रुक जाओ, छोड़ दो, उन लोगों को जाने दो। और बस हम लोग वहां से निकल गए। 2 साल बाद आज मेरे अब्बू और अम्मी मुझसे मिलने आने वाले हैं। एक्चुअली पिछले 2 साल से जब से हम अमेरिका वापस आए, वो लोग मुझसे मिले नहीं। अब मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पिछले हफ्ते ही इमरान ने मुझे बताया था। तो मेरी अम्मी को ये था कि वो मुझसे आके एक बार एटलीस्ट मिल लें। दरअसल जब हम पाकिस्तान से आए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्वीकार नहीं किया, और मैंने सैफ के पेरेंट्स को ही अपना पेरेंट्स मान लिया। सैफ के अब्बू ने मेरे डिवोर्स पेपर्स सब ठीक करवाए, मेरा पासपोर्ट का काम करवाया, और सैफ की अम्मी ने मुझे संभाला जब मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। उसका मलाल मुझे आज भी है। और फिर कॉलेज भी शुरू हो गई। कॉलेज कैंपस के एकदम पास हमने एक अपार्टमेंट ले लिया, एक छोटा सा घर हमारा। और सैफ के पेरेंट्स हमारी शादी में जो 2 महीने पहले हुई थी शिरकत हुए। बहुत ही सिंपल सी एक सेरेमनी थी। देखो जान, अगर तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं उन्हें कह सकता हूँ कि वो अभी रेडी नहीं है तुमसे मिलने के लिए, ये सैफ कह रहा था। नहीं, इट्स ओके सैफ, शायद आई थिंक आई कैन मीट देम नाउ।
और ये कहते हुए मैंने खिड़की से देखा तो एक मर्द एक औरत हमारे घर की ओर बढ़ रहे थे। औरत एक शलवार कमीज और एक कोट पहनी हुई, थोड़ी चेहरे पे रिंकल्स और थोड़ी टायर्ड भी लग रही थी। और उसके साथ जो मर्द था उसके पूरे बाल ग्रे हो चुके थे और शरीर भी थोड़ा झुकने लगा आगे की ओर। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कोई अनजान व्यक्ति हैं, मगर अगले ही पल मुझे एहसास हो गया कि दरअसल ये मेरे अम्मी और अब्बू हैं, जो इन 2 साल में न जाने कैसे इतने बूढ़े हो गए कि मैं तुरंत उन्हें पहचान भी नहीं पाई। दोस्तों, ये थी रिटन इन द स्टार्स बाय आयशा सईद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये नॉवल बेहद पसंद आई होगी। अपनी कमेंट्स और फीडबैक आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। मेरा ईमेल आईडी है vikas.munot@yahoo.com, that is vikas.munot@yahoo.com। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9840478204। अपने सजेशंस, अपने रिकमेंडेशंस या फिर अपनी चॉइस ऑफ बुक कुछ भी हो, आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए अगले एपिसोड में वो बुक लेके आ सकूं। Until we meet with a new book next week, it's time to say tata, bye bye, take care, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, wear a mask, maintain physical distancing, and yeah, don't forget to listen to Radio Udan, a flight of life.